हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम एडवांस ऑडिटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो एडवांस ऑडिटिंग है आपकी जो बेसिक ऑडिटिंग होती है जो कि आपने पढ़ी होगी या फिर जो कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होती है और उसमें कुछ चैप्टर्स और ऐड होते हैं। तो ऑडिटिंग की सीरीज जो मेरी ऑलरेडी मैंने चैनल पर पोस्ट कर रखी है आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं तो और एड ऑन होती हैं इसमें एडवांस ऑडिटिंग में, तो आपको उसको भी पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको ऑडिटिंग से रिलेटेड तो हैं लेकिन थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल आता है आपके एग्जाम में, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड अंडर विच स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया किस अंकेक्षण मानक ऐसे के अंतर्गत की जाती है। ऐसे 500, 550, 350 या फिर 700। इस तरह से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, इसी तरह से इसमें अंकेक्षण मानक होते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अपने मानक भी होते हैं जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी चीज़ का। जैसे कि यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा आपका ऐसे 520 में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डैश। अंकेक्षण जोखिम महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम और डैश का एक कार्य होता है। कंट्रोल रिस्क का, इनहेरेंट रिस्क का, डिटेक्शन रिस्क का, बिजनेस रिस्क का। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो ऑडिट रिस्क होता है इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क, ये एक तरह का कार्य है ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि जब आप अंकेक्षण जोखिम महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम और किस तरह का कार्य होता है। तो ये आपका डिटेक्शन हो जाएगा, पता लगाने का जोखिम होता है, गलत बयानी के जोखिम और पता लगाने की डिटेक्शन रिस्क हो जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of the Companies Act 2013 deals with the eligibility and qualification of an auditor? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अंकेक्षक की पात्रता और योग्यता से संबंधित है। 139 है, 141 है, 143 है, 148 है। तो ये आपका एज इट इज वही क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका ऑडिटिंग में भी आता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि ऑडिटर जो होता है उसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये आपकी 141 में आ जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। 139 जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि कौन अपॉइंट करता है इसके बारे में बताती है 139 जो है। जिसमें 140 जो आती है इसके बाद वाली, तो किस तरह से उसका रिटायरमेंट होगा, वो त्यागपत्र किस तरह से देगा, उससे रिलेटेड हो जाती है 140। 141 में तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, आपको तो पता ही चल गया। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट आती है 142, तो 142 जो होती है वो बताती है यहाँ पर कि जो पारिश्रमिक है वो क्या होगा, पारिश्रमिक के बारे में बताती है, रेम्युनरेशन के बारे में बताती है। और 143 जो है वो रिपोर्ट या फिर जो लायबिलिटीज होती हैं उसके जो राइट्स होते हैं इन सब के बारे में जो है वो 43 बताती है। 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड हो जाती है। तो यहाँ पर सारी आपको अलग अलग जो सेक्शंस हैं अब समझ में आ गई होंगी, कोई भी पूछेगा तो आप यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स इज मोस्ट हेल्पफुल इन। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक का उपयोग सबसे अधिक सहायक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव टेस्टिंग इन लार्ज डेटा, वाउचिंग में, फिजिकल वेरिफिकेशन में। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कैट्स हो जाता है का उपयोग सबसे अधिक सहायक किस चीज में होता है, तो ये हो जाता है बड़ा डेटा जो होता है, जो लार्ज स्केल डेटा होता है उसका परीक्षण करने में। नेक्स्ट है, एनवायरमेंटल ऑडिट इज अ टाइप ऑफ। पर्यावरण अंकेक्षण किसका एक प्रकार होता है, स्टेटरी ऑडिट का, सोशल ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का, टैक्स ऑडिट का। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पर्यावरण हमारा किससे रिलेटेड हो जाता है, हमारा सोशल जो सोसाइटी उससे रिलेटेड हो जाता है, तो सोशल ऑडिट हो जाता है क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं उनकी भी कंज्यूमर के लिए जो कस्टमर्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनके लिए, इसको सीएसआर बोला जाता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला जाता है। तो इसके अंडर में ही आपका सोशल ऑडिट करवाया जाता है, ये देखने के लिए एनवायरमेंटल ऑडिट कराया जाता है, ये देखने के लिए कि कंपनियां जो है ये दायित्व तो अपना सही से निभा रही हैं या नहीं निभा रही हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन भी। स्टेटरी ऑडिट तो हो जाता है कंपनी में कराना ही होता है, जो एक कंपनी है उसको अपना वैधानिक अंकेक्षण कराना है। इंटरनल ऑडिट तो कंपनी के अंदर ही कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है अपॉइंट कर लिया जाता है और वो कंपनी का एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है और इंटरनल ऑडिट का काम करेगा। टैक्स ऑडिट करेंगे छड़ भी आता है।
चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द फ्रॉड ट्रायंगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रॉड ट्रायंगल का तत्व नहीं है? प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन, डिटेक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रॉड ट्रायंगल है उसका एक एलिमेंट नहीं है, तो डिटेक्शन नहीं है, पता लगाना। बाकी प्रेशर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, रेशनलाइजेशन भी है। चलिए नेक्स्ट है, SS610 डील्स विथ यूजिंग द वर्क ऑफ। यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर आपके अंकेक्षण मानक होते हैं, तो 610 मानक जो है वो किसके कार्य के उपयोग से संबंधित है? एक्सपर्ट, विशेषज्ञ के, इंटरनल ऑडिटर, आंतरिक अंकेक्षक के, ज्वाइंट ऑडिटर, संयुक्त अंकेक्षक के, या फिर प्रोसीडर्स ऑडिटर, पूर्ववर्ती अंकेक्षक के। तो यहाँ पर किसके वर्क से रिलेटेड है? तो ये आंतरिक अंकेक्षक जो होता है, इंटरनल ऑडिटर, जैसे कि अभी मैंने बताया ही, कंपनी का एक क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट करने का काम जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, कंपनी के जो संचालक होते हैं वो करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही इसको अपॉइंट करते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट भी जो होगी वो इन्हीं को ही देगा, क्योंकि जो अपॉइंट करता है रिपोर्ट भी उसी को दी जाती। नॉर्मल जो ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, जो वैसे आपका अंकेक्षक होता है उसको। लेकिन जहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर की अगर बात की जाएगी तो उसको कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एन ऑडिटर इशूज अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन। एक अंकेक्षक राय का अस्वीकृत डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब जारी करता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, वित्तीय विवरण गलत हो, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप एंड अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, कार्यक्षेत्र पर सीमा हो और सबूत प्राप्त करने में असमर्थ हो, एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ सही है, माइनर एरर्स आर फाउंड, मामूली त्रुटियां पाई जाएं। यहाँ पर ये आपका रिपोर्ट से रिलेटेड है। रिपोर्ट जो होती हैं, जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है वो कई तरह की देता है, तो उसमें एक आपकी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी कि वो अपनी राय का स्वीकृत, जो भी ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी वो कंपनी में ऑडिटिंग के दौरान देख रहा है उसको एज इट इज अपनी जो रिपोर्ट है उसमें बता दे, पूरी तरह से क्लीन रिपोर्ट को रखे जिसमें, तो जब सारी चीजें सही है तो क्लीन रिपोर्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई भी उसको असंगति या फिर जो है गलत चीजें दिखती हैं उसको मेंशन करता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो कह रहा है कब जारी करता है? देयर इज द लिमिटेशन ऑन स्कोप एंड अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, कार्यक्षेत्र पर सीमा हो और सबूत प्राप्त करने में जब वो असमर्थ हो जाता है, यानी कि उसे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कोई फ्रॉड या कुछ इस तरह का अनहैपनिंग दिख रही है, लेकिन उसको पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते, तब वो इस तरह की मर्यादित रिपोर्ट देता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय। एक गैर सरकारी कंपनी के पहले अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शेयर होल्डर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेबी करती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि वैसे जो अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं, शेयर धारक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी प्रमोट हो रही होती है, प्रमोट हो रही होती है का मतलब जो कंपनी बन रही होती है, यहाँ प्रमोट से मतलब जो है वो प्रवर्तन से है, यानी कि जब कंपनी को बनाया जा रहा होता है तो उस टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग तो फॉर्मल कंडक्ट नहीं हो जाती, टाइम लगता है, क्योंकि जो शेयर्स पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, फिर शेयर्स लोग खरीदेंगे, शेयर होल्डर बनेंगे, पूरी लंबी प्रोसेस चलती है। लेकिन जब कंपनी का प्रवर्तन हो रहा होता है, कंपनी की बनाई जा रही होती है, इनकॉर्पोरेट कराई जा रही होती है, तो उस टाइम पर भी अंकेक्षक की नीड होती है देखने के लिए कि जो भी खर्चे किए गए हैं, यानी पूरी तरह से कंपनी को रनिंग में आने में, शेयर होल्डर्स के हाथों तक जाने में, तो जो बीच में टाइम लगता है, तो उस टाइम पर जो ऑडिटर नियुक्त किया जाता है वो प्रथम अंकेक्षक हो जाता है, फर्स्ट ऑडिटर कहलाता है। और इसको नियुक्त कौन कर देता है? इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, निदेशक मंडल करता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पहला अंकेक्षक पूछा जा रहा है, प्रथम अंकेक्षक, या फिर सिर्फ अंकेक्षक। अगर सिर्फ ऑडिटर लिखा होगा, अगर सिर्फ यहाँ पर ऑडिटर लिखा होगा तो आपका आंसर शेयर होल्डर होगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑडिटर लिखा होगा तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ के आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। और उसके बाद जो ये नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो जब पहली जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, पहली एजीएम जो होती है, उसमें अंकेक्षक चाहे तो उसको हटा सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेन जो अंकेक्षक है वो इनका ही रखवाला है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये देखना है कि इन्होंने जो पूंजी लगाई, कैपिटल दी है, वो सही ढंग से उसको यूज कर रहे हैं जो संचालक हैं या नहीं कर रहे हैं कंपनी के चलाने में, तो उसकी रिपोर्ट वो इसीलिए एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को ही सौंप सकती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है,
मैनेजमेंट ऑडिट इज प्रबंधन अंकेक्षण है, कंपल्सरी बाय लॉ, ऑप्शनल, वॉलंटरी, पीरियोडिक या फिर ओनली फॉर बैंक। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो क्या होगा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, वॉलंटरी होता है, कंपल्सरी नहीं है। एक ऑडिट करवाना जो होता है वो कंपल्सरी होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनका। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो कंपल्सरी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट भी कुछ कंपनियां जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी होती हैं उनके लिए कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो कंपल्सरी होता है, बाकी सबके लिए नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, वॉलंटरी है। एक आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज इज इशूड बाय। इन्वेंट्री के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आईसीआई, आरबीआई या फिर सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज है उस पर जो गाइडेंस नोट्स देता है वो आईसीआई के द्वारा किया जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियलिटी इन ऑडिटिंग डिपेंड्स ऑन। अंकेक्षण में सार्वभौमिकता या भौतिकता किस पर निर्भर करती है, साइज ऑफ द आइटम, मत का आकार, नेचर ऑफ द आइटम, मत की प्रकृति, प्रोफेशनल जजमेंट, पेशेवर निर्णय, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मटेरियलिटी जो है भौतिकता वो किस पर डिपेंड करती है, तो ये सारी ही चीजें आ जाएंगी, साइज ऑफ द आइटम भी, नेचर भी, प्रोफेशनल जजमेंट भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। जो आंतरिक जांच है वो किसका हिस्सा है, इंटरनल ऑडिट का, इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट का, मैनेजमेंट ऑडिट का। तो यहाँ पर जो ये आपका इंटरनल कंट्रोल होता है ये बड़ा होता है, इसके अंतर्गत दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आपका इंटरनल चेक आ जाता है, आंतरिक जांच आ जाती है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर जो हमारा ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट। ये दो चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, यानी कि जो इंटरनल कंट्रोल का काम है वो इन्हीं दोनों के थ्रू ही कराया जाता है। जो इंटरनल चेक होता है इसमें काम को इस तरह से बांटा जाता है कि एक व्यक्ति यानी एक एम्प्लॉय जो काम करता है, दूसरा व्यक्ति उसका जांच लेता है, उसको चेक कर लेता है, उसके बाद वो उसका काम करता है। तो इस तरह से होता है कि एक का काम दूसरे के द्वारा चेक कर लिया जाता है, तो गलती होने की या किसी तरह की कोई एरर आने की संभावना कम होती है, पॉसिबिलिटी कम होती है। और इंटरनल ऑडिट तो अभी आपको मैंने बताया ही कि एक एम्प्लॉय की तरह जो है नियुक्त किया जाता है और वो खातों की जांच करता रहता है। तो ये दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, इंटरनल कंट्रोल बनता है। तो किसका पार्ट हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हु कंडक्ट्स द कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण कौन कराता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है यहाँ पर वो सीएमए जो होता है उसका सदस्य होता है। जो आपकी कम्युनिटी बनाई गई है उसकी इसका एक सदस्य होता है सीएमए। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंडर SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज। जो SA 505 के तहत बाहरी पुष्टि है, ओरल एविडेंस, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, इंटरनल डॉक्यूमेंट, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है ये पूछ रहा है, ये हो जाता है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष से प्रत्यक्ष लिखित प्रतिक्रिया। आपको इनको तो एज इट इज ही याद करना है, इसको समझना है नहीं, आपको एज इट इज को लर्न ही करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जो टैक्स ऑडिट होता है वो कंपलसरी होता है, सेक्शन 44AA, 44AB, 80C, 10। तो यहाँ पर सेक्शन 44AB जो है उसके अंडर में जो होगा वो कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस है, दोनों यहाँ पर दोनों के बारे में बताया गया है क्योंकि ये जो आपके सेक्शन है वो बिजनेस और प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, ये इससे ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस है तो यहाँ पर आपका 1 CR 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको कंपलसरी कराना है, और प्रोफेशन है तो 50 लाख से ऊपर है अगर आपकी इनकम टर्नओवर, तो आपको यहाँ पर कराना ही पड़ेगा कंपलसरी टैक्स ऑडिट। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स इन। वित्तीय विवरणों में विंडो ड्रेसिंग का परिणाम क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का अधिक मूल्यांकन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, देनदारियों का कम मूल्यांकन, मिसलीडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, भ्रामक वित्तीय स्थिति, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो विंडो ड्रेसिंग अगर नॉर्मल भाषा में समझिएगा तो जैसे कि आप लोग जा रहे होते हैं, देखते हैं कहीं पर स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर विंडो में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लगे होते हैं, तो वहाँ पर देख करके आप लोग विंडो शॉपिंग जिसे कहा जाता है वो भी करते हैं। सेम वही चीज़ एक कंपनी के लिए होती है कि वो अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स रख रही है, अपनी रिपोर्ट्स बना रही है,
उनमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है कि कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, तो जिससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आकर्षित हों और वहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो क्या होता है, एक तरह से वो मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप दूर से देख रहे हो वो अच्छी ही हो, अंदर के हालात कुछ और भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ है कि वहाँ पर संपत्तियों को अधिक मूल्यांकन पे दिखाते हैं और लायबिलिटीज़ को कम दिखाएँगे, तो वहाँ पर आपको मिसलीडिंग फाइनेंशियल पोज़ीशन दिखाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा और ये पूरी तरह से क्या है, सही नहीं माना जाता है कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए, जो है वो ही दिखाना चाहिए। और ये जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो फुल डिस्क्लोज़र का प्रिंसिपल है, ये उसको जो है पूरी तरह से गलत साबित करता है। क्योंकि इसमें फुल डिस्क्लोज़र यानी पूर्व प्रकटीकरण में कहा जाता है, जो जैसा है एज़ इट इज़ उसको दिखाइए, छुपाइए नहीं। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। संपत्तियों को ज़्यादा दिखाया जा रहा है और जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, ऑडिट ऑफ अ बैंक इज़ ऑल्सो नोन एज़, बैंक के अंकेक्षण को ये भी कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण, कंकरेंट ऑडिट, समवर्ती अंकेक्षण, ब्रांच ऑडिट, शाखा अंकेक्षण या फिर ये सभी। तो एक बैंक के ऑडिट को इन तीनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो बैंक में ऑडिट होता है वो वैधानिक होता है, स्टैट्यूटरी होता है, कंपल्सरी होता है, समवर्ती भी होता है और शाखा अंकेक्षण भी होता है, क्योंकि अलग-अलग शाखाएँ होती हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हो जाएगा, विच एसए रिलेट्स टू रिटन रिप्रेजेंटेशन, कौन सा जो एसए है वो लिखित अभ्यावेदन से संबंधित है। ऐसे 580, 560, 210, 530, तो कौन हो जाएगा, 580 हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इंक्लूड कर लिए इसमें, जो पूछे जा सकते हैं ज़्यादा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू प्रोवाइड, अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या प्रदान करना है। अब्सोल्यूट अश्योरेंस, पूरा आश्वासन, रीजनेबल अश्योरेंस, उचित आश्वासन, गारंटी अगेंस्ट फ्रॉड, धोखाधड़ी के खिलाफ गारंटी, प्रॉफिट सर्टिफिकेशन, लाभ प्रमाणन। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का वो क्या होगा, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में मेन आता है कि खातों की जांच करना कि वो शुद्ध है या नहीं। तो यहाँ पर उससे आपको क्या मिलेगा, उचित आश्वासन, रीजनेबल अश्योरेंस, कि जब ऑडिट हो जाता है किसी कंपनी का तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है, एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑडिटर भी रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट में लिखा है आंकड़े वैसे ही हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे जो स्थिति है वो वैसी ही है। तो क्या मिल जाता है हमको, रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने टच किए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और किस सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज़ वीडियो चाहिए तो सब्जेक्ट का नेम कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।